मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th टर्म 2 चैप्टर 7 ज्योग्राफी का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसको हम विस्तार से समझेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस तीनों के माध्यम से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बोर्ड के नज़रिए से, वो भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। और जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। इस अध्याय में परिवहन और संचार के विभिन्न साधनों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा इस बात पर सोच विचार करेंगे कि भारत ने व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में क्या प्रगति की है। बहुविकल्पी प्रश्नों से शुरू करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन से निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे में जुड़े हैं? तो वो थे सिलचर और पोरबंदर। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? पाइपलाइन। निम्न में से कौन सा राज्य हजारीबाग विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो वो है महाराष्ट्र। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंत स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? विशाखापट्टनम। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? सड़क परिवहन। निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। निम्न में से कौन सा यातायात का सबसे सस्ता साधन है? जलमार्ग। निम्न में से कौन सा यातायात का सबसे महंगा साधन है? तो वो है वायु मार्ग। निम्नलिखित में से कौन सी दो भारत की पूर्वी तट की प्रसिद्ध बंदरगाहें हैं? विशाखापट्टनम और पारादीप। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नगर के निकट है? वो है मुंबई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? पश्चिमी बंगाल। निम्नलिखित में से कौन से दो स्थानों में डीजल चालित रेल इंजनों का निर्माण होता है? वाराणसी और चित्तरंजन। इनमें से कौन सा एक संचार का साधन नहीं है? रेल। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रथम श्रेणी की डाक समझी जाती है? कार्ड व लिफाफे। निम्नलिखित पतनों में से कौन सा एक अंतस्थलीय नदीय पतन है? कोलकाता। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सड़क घनत्व सबसे अधिक है? केरल। अब बात करें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, तो जनसंचार के दो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कौन से हैं? प्रत्येक की दो दो विशेषताएं बताइए। तो रेडियो और टेलीविजन जनसंचार के दो प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। रेडियो सबसे सस्ता और सबसे प्रभावकारी संचार का साधन है। इसके प्रसारण देश की 90% जनसंख्या तक पहुंच रहे हैं। उधर दूरदर्शन कार्यक्रम का वही लाभ उठा सकते हैं जो ऊंची कीमतों पर टेलीविजन सेट खरीदने में समर्थ हों। सामाजिक शिक्षा और सूचनाएं देने के अतिरिक्त यह हमारा मनोरंजन भी करता है। तो टेलीविज़न की दो मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें रेडियो से अधिक प्रभावशाली ढंग से समाचारों, संवादों, संगीत, विज्ञापनों आदि का विवरण दिया जाता है, क्योंकि इस द्वारा सुनने के साथ साथ बहुत सी चीज़ों को देखा भी जा सकता है। सुनने की बजाय देखने का और ही आनंद होता है। परंतु दूरदर्शन के प्रोग्रामों का प्रभाव इतना विस्तारपूर्वक नहीं होता, क्योंकि हर आदमी के पास कीमती टेलीविज़न सेट लेने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए लोगों की अधिक संख्या इसका लाभ नहीं उठा सकती। आजकल रेलें इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? रेल परिवहन कहाँ से अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है और तथा क्यों? तो परिवहन के अन्य सभी साधनों की तुलना में रेलों में सफ़र करना बहुत सुविधाजनक रहता है। इसमें सोकर यात्रा कर सकते हैं हम। विशेष रूप से भारी सामान लाने और ले जाने में रेल बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। अन्य यातायात के साधनों की अपेक्षा रेलें भारी सामान को अधिक दूरस्थ क्षेत्रों तक ले जा सकती हैं। 1980 ईस्वी में रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 61,000 किलोमीटर की लगभग थी। रेलों के सामान ढोने की क्षमता यातायात के अन्य सभी साधनों से बहुत अधिक है। देश के अंदर ढोए जाने वाले कुल माल का 4 भाग रेलों द्वारा ही ढोया जाता है। अब बात करें रेलों की समस्या, तो रेलों की समस्या में है निर्माण के समय रेलों के लिए विशाल धनराशि की आवश्यकता और रेलों की देखभाल और रखरखाव पर बहुत पैसा खर्च होता है। और फलों जैसे जल्दी खराब हो जाने वाले सामान को ले जाने में रेलें विशेष उपयोगी सिद्ध नहीं होती हैं। कई बार यात्री भी रेलों के लिए कई समस्या पैदा कर देते हैं। उनमें से कुछ बिना टिकट की यात्रा करने का प्रयत्न करते हैं, जबकि कुछ अन्य चैन खींचकर गाड़ी को व्यर्थ में ही रोकने का प्रयत्न करते हैं, परंतु ऐसी कार्रवाई में रेलों के जाने अनजाने में देरी हो जाती है।
भारतीय सड़क परिवहन समस्याओं से ग्रसित है, किन्हीं 6 समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो भारत में यात्रियों की अधिक संख्या और माल की अधिक मात्रा को ध्यान में रखने के इस बात का आभास हो जाता है कि सड़कों का जाल अपेक्षाकृत कम है। दूसरा पॉइंट, भारत में लगभग 50% सड़कें कच्ची हैं जो वर्षा के दिनों में कीचड़ से भर जाती हैं। राष्ट्रीय महामार्ग भी अपर्याप्त हैं और मुख्य रूप से वह बड़े नगरों तक ही सीमित हैं। इन सड़कों पर बने हुए बहुत से पुल और पुलिया ने केवल संकरी हैं, वरन वह पुराने होने के कारण टूटी फूटी अवस्था में है और किसी भी समय बैठ सकती हैं। सड़क परिवहन में एक बड़ी समस्या यह है कि इसमें आवश्यक सुविधाएं भी प्राय अभाव रहता है। इनमें टेलीविज़न, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं का प्राय अभाव रहता है। बसों और ट्रकों में पुलिस संरक्षण की भी कोई व्यवस्था नहीं होती, इसलिए इन पर सफ़र करना खतरे से खाली नहीं होता। बात करें भारत के 3 प्रमुख पत्तनों की, तो कांडला, मुंबई और मुर्मुगांव ये तीनों हैं। तो इनका बताया गया व्यापार कहाँ से कहाँ होता है, निर्यात कहाँ से कहाँ होता है। मैप के माध्यम से आप ये देख सकते हैं प्रमुख पत्तन और हवाई अड्डे। जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा मुंबई, मुख्य पतन है वो। जवाहरलाल नेहरू जो है वो हवाई अड्डा नहीं, मुख्य पतन है। अब बात करें अनुकूल व्यापार संतुलन का अर्थ क्या है, भारत के विदेशी व्यापार का संतुलन कैसे है। अनुकूल व्यापार संतुलन का अर्थ, यदि निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य आयात की गई वस्तुओं के मूल्य से अधिक होता है तब इसे व्यापार का अनुकूल संतुलन कहा जाता है। इसके विपरीत जब निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य आयात की गई वस्तुओं के मूल्य से कम होता है तब उस व्यापार को व्यापार का प्रतिकूल संतुलन कहा जाता है। भारत के विदेशी व्यापार का संतुलन कैसा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे कि पिछली शताब्दी के कुछ दशकों से पता चलता है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन प्रतिकूल है। उदाहरण के तौर पर सन 2000-2001 में भारत का कुल विदेशी व्यापार कोई 43 लाख करोड़ का हुआ। इसमें 47% का तो निर्यात हुआ, परंतु हमें 53% आयात करना पड़ा। दूसरे शब्दों में भारत के निर्यात से आयात अधिक था, इसलिए भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन प्रतिकूल था। परंतु यह कोई अंतर इतना बड़ा नहीं है, पर हम इस व्यापारिक संतुलन को आसानी से अपने पक्ष में कर सकते हैं। एक तो हमें निर्यात किया जाने वाला माल उत्तम श्रेणी का बनाना होगा और दूसरा हमें कच्चे माल के बजाय बना हुआ माल अधिक मात्रा में बाहर भेजना होगा। तीसरा, हमें अपने आयात को कम करना होगा और स्वदेशी चीज़ों पर अधिक जोर देना होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देश के हित में नहीं था, क्यों? बात है प्रश्न 8वां, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देश के हित में नहीं था, क्यों? क्योंकि पहले अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज अपने लिए करवाते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत मुख्यतः कच्चे माल जैसे कपास, तिलहन, जूट, खालों तथा खनिजों का निर्यात करता था। इसका निर्यात मुख्यतः ग्रेट ब्रिटेन के कारखानों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता था। भारत के कच्चे माल के बदले लंकाशायर यानी कि इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग का एक बड़ा केंद्र के वस्त्र उद्योगों का आयात किया जाता था। अंत भारतीय आयात का मुख्य भाग ग्रेट ब्रिटेन से ही आता था। चाय एवं कावा का निर्यात भी अंग्रेजी संरक्षण तथा पूंजी के अधीन होता था। ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता से पहले भारत का विभिन्न वस्तुओं का आयात अधिक और निर्यात कम था। इस तरह सारा लाभ इंग्लैंड तथा वहाँ के लोगों को ही चला जाता था। इस आर्थिक शोषण के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का विदेशी व्यापार उसके हित में नहीं था। हम देखें राष्ट्रीय महामार्ग और राष्ट्रीय महामार्ग के बीच अंतर। देखिए, ये राष्ट्रीय महामार्ग जा रहा है अमृतसर से कलकत्ता तक एक जा रहा है और अमृतसर से सीधा मुंबई तक भी जा रहा है, दिल्ली से मुंबई भी जा रहा है, मुंबई से चेन्नई जा रहा है और पूरा एक वाराणसी तक जा रहा है, साउदर्न टिप से लेकर। राष्ट्रीय महामार्ग नेशनल हाईवेज देशव्यापी पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण को मिलाने वाली सड़कें, मुख्य सड़कें राष्ट्रीय महामार्ग कहलाती हैं। यह सड़कें भिन्न राज्यों से होकर जाती हैं और उन राज्यों के मुख्य नगरों को आपस में मिलाती हैं। इस प्रकार इन सड़कों का अपना राष्ट्रीय महत्व है। इनका निर्माण एवं देखभाल केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, CPWD। GT रोड इसका अच्छा उदाहरण है। यह सड़क भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय महामार्ग है जो अमृतसर और कोलकाता को मिलाता है और भारत के कई राज्यों से होकर जाता है।
स्टेट हाईवेज की बात करें, राज्य महामार्ग की, राज्य की राजधानियों को राज्य के अन्य नगरों से मिलाने वाली सड़कों को राज्य महामार्ग कहते हैं। इनका निर्माण एवं देखभाल राज्य सरकारें करती हैं, क्योंकि इन सड़कों का राज्य के लिए विशेष महत्व होता है। दिल्ली में रिंग रोड एक ऐसा ही राज्य मार्ग है। यह सड़कें राज्य के नियंत्रण में होती हैं। देश के प्रमुख महानगरों को जोड़ने वाले मुक्त मार्गों की आवश्यकता दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे महानगरों को जोड़ने वाले फ्री हाईवे की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि इनमें कच्चे माल एवं निर्मित वस्तुओं की शीघ्र आदान प्रदान की ही आवश्यकता नहीं होती, वरन एक बड़े नगर से दूसरे बड़े नगर में राजनीतिक एवं व्यापारी लोग शीघ्र से शीघ्र आना जाना चाहते हैं। शीघ्र और मुक्त आदान प्रदान से न केवल लाभ में वृद्धि होती है, वरन इन नगरों के लोगों की मानसिक संतुष्टि भी होती है। प्रमुख तथा लघु पतन में अंतर बताइए। मेजर पोर्ट्स एंड माइनर पोर्ट्स। तो जो बड़े पतन होते हैं, जहां आने और जाने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वह राष्ट्रीय महत्व के कारण भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए ऐसी सुविधाओं के अंतर्गत सभी मौसमों में सुरक्षित पोताश्रय और आधुनिक घाट आदि सम्मिलित हैं। इनका प्रबंध और नियंत्रण अर्थ स्वायत्त शासी पोर्ट ट्रस्टों द्वारा किया जाता है। हमारे प्रमुख पतन जैसे कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पतन, मुरमुगांव, पारादीप, हल्दिया, ये सब है जो मेजर पोर्ट्स होते हैं, जहाँ सारी सुविधा होती है। और माइनर पोर्ट्स, इनका विस्तार एवं कार्य क्षमता कम होती है। इनमें अभिप्राय सागरीय तट के समीप एक इस प्रकार के पोताश्रय से है जहाँ जलयान लंगर डाल सकते हैं। यहाँ केवल कुछ 100 टन सामान लादने के प्रबंध की दक्षता होती है। यह जल पोताश्रय संविधान की संयुक्त सूची के अंतर्गत आते हैं। इनका प्रशासन और कार्यकारी दायित्व राज्य सरकारों पर होता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत संचार और जनसंचार के साधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो व्यक्तिगत संचार पर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें आते हैं टेलीविज़न, इंटरनेट, लिफाफे, तार आदि, खत। और मास कम्युनिकेशन में आते हैं आपके बहुसंख्यक लोगों की मनोरंजन, जिसमें करवाया जाता है वो सब चीज़ें, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, फिल्में आदि। तो जो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे वो है मास कम्युनिकेशन, और व्यक्तिगत के लिए आप जानते ही हैं वो पर्सनल कम्युनिकेशन है। रेलवे जंक्शन और समुद्री पतनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो रेलवे जंक्शन उस स्थान को कहते हैं जहां एक दिशा से दूसरे दिशा की ओर रेलगाड़ियां आती जाती रहती है। ऐसे रेलवे जंक्शन समुद्र के पास भी हो सकते हैं और समुद्र से दूर देश के आंतरिक भागों में भी हो सकते हैं। और साधारणतः ये देश के आंतरिक भागों में लोगों को परिवहन समस्या को हल करते हैं। और समुद्री पतन, सी पोर्ट, समुद्री पतन ऐसे स्थान को कहते हैं जहां समुद्री जहाज आते जाते रहते हैं। ऐसे पतन समुद्री तट के साथ ही स्थित होते हैं और साधारण रूप से यह उन लोगों की परिवहन की समस्या को हल करते हैं जो समुद्री तट के निकट रहते हैं। एक समुद्री पतन मैदानों, पठारों, मरुस्थलों आदि के में नहीं बनाया जा सकता, जबकि एक रेलवे जंक्शन बनाया जा सकता है। सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। अथवा में प्रश्न है, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो सड़क परिवहन के अपने विशेष गुण हैं जो रेल परिवहन से तुलना करने पर निखर कर सामने आते हैं। यह रेल परिवहन से कई बेहतर होता है क्योंकि यह बहुत अधिक लचीला होता है। इसके द्वारा आप निर्माता के द्वार से उपभोक्ता के घर तक पहुंच सकते हैं। हमारे देश के बहुत से पहाड़ी भाग ऐसे भी हैं जैसे कश्मीर, असम आदि, जहाँ रेलें अभी तक ना के बराबर हैं। ऐसे स्थानों में सड़क परिवहन का महत्व और भी बढ़ जाता है। सड़क यातायात रेलों द्वारा लाए गए सामानों को भी नियत स्थानों पर पहुंचाती हैं। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन में पाइपलाइनों के लाभ बताइए। शुरू से ही पाइपलाइनें बिछाने में काफ़ी खर्च आता है, परंतु बाद में व्यय में काफ़ी कमी आ जाती है। पाइपलाइनों द्वारा खनिज तेल और प्राकृतिक गैस को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाने में एक तो समय नष्ट नहीं होता और दूसरे मार्ग में होने वाली चोरी और बर्बादी से भी बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त रेलवे पर चीज़ों के ढोने का बोझा भी बहुत कम हो जाता है। भारतीय रेलों पर बढ़ते हुए दबाव को कम करने वाले किन्हीं 4 उपाय बताइए। भारतीय रेलों पर बढ़ते हुए दबाव को कम करने के लिए निम्नलिखित 3 उपाय बताए गए हैं। भाप के इंजनों के स्थान पर डीजल और बिजली से चलने वाले इंजन का प्रयोग। इसी प्रकार अब सीमेंट, उर्वरक आदि भारी उद्योगों में शक्ति चालन का कार्य कोयले से ना होकर डीजल और बिजली से लिया जाने लगा है। तीसरा, पाइपलाइनों द्वारा गैस और खनिज तेल दूर के स्थानों तक ले जाया जाने लगा है। थोड़े फासले पर माल और सवारी ले जाने के लिए अधिक बस और ट्रक सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। भारत में वायु परिवहन के महत्व को 4 बिंदु देकर स्पष्ट करें और वायु परिवहन के किन्हीं 4 गुणों और किन्हीं 2 अवगुणों को उल्लेख कीजिए। वायु परिवहन के गुण है, पहले तो
भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय आदि पहाड़ी राज्य हैं जहाँ सड़कों और रेलों दो आदि का बनाना काफ़ी कठिन होता है। वहाँ वायु परिवहन को दो प्राथमिकता दी जाती है। दूसरे, वायु यातायात परिवहन के सभी साधनों के मुकाबले में सबसे तेज है। जो काम शीघ्रता से इसके द्वारा हो सकते हैं वह किसी अन्य साधन से नहीं हो सकते। इन उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ अनेक विदेशी देशों की सीमाएं लगती हैं। ऐसे में किसी समय देश की सीमाओं की सुरक्षा का प्रश्न सामने आता है, वहाँ जहाँ वह काम बड़ी तेज से करना पड़ता है। ऐसे में वायु परिवहन की सबसे उत्तम होता है। इन सीमावर्ती प्रदेशों में जवानों के रखरखाव और सुरक्षा का प्रश्न सबसे आगे होता है। उनको भोजन सामग्री के साथ साथ युद्ध संबंधित सामग्री भी पहुंचानी होती है और वह शीघ्रता से ऐसे काम वायु परिवहन से ही संभव है। वायु परिवहन के अवगुण। वायु परिवहन परिवहन के अन्य सभी साधनों जैसे रेल, सड़क, जल परिवहन आदि से महंगा होता है। हर व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर सकता। वायु परिवहन परिवहन का सबसे खतरनाक साधन है। कोई भी हवाई हादसा हो जाने पर बचने की उम्मीद कम ही होती है। सघन एवं सक्षम परिवहन का जाल और संचार के साधन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पूर्व अपेक्षित है। इस कथन की 4 तर्कों सहित पुष्टि कीजिए। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे से पूरक। परिवहन और संचार के साधनों के बिना कोई भी व्यापार संभव नहीं। देश या संसार का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जहाँ सभी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध ना हो। उन्हें दूसरे भागों में ले जाना पड़ता है, परंतु ऐसे सघन एवं सक्षम परिवहन जाल और संचार के साधनों के बिना संभव नहीं। सक्षम और तीव्र गति वाले परिवहन और संचार के साधनों ने एक देश बल्कि संसार को एक गांव में परिवर्तित कर दिया है। इन साधनों द्वारा हम अपने देश की फालतू चीज़ें जैसे देश या विश्व के अन्य भागों में भेज सकते हैं और वहां अधिक पैदा होने वाली चीज़ों को अपने देश से मंगवा सकते हैं। चीज़ों और सेवाओं के आदान प्रदान ने व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया है, परंतु चीज़ों का आदान प्रदान परिवहन और संचार के साधनों के बिना संभव नहीं है। इसलिए ठीक ही कहा गया है कि सघन एवं सक्षम परिवहन का जाल, संचार के साधन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पूर्व अपेक्षित है। अब देखेंगे यातायात के प्रकार, गुण और अवगुण। अंतस्थलीय यानी कि जल यातायात देश के अंदर माल ले जाने के लिए। अवगुण क्या है? परंतु परिवहन का ये साधन अपने प्रयोग में बड़ा सीमित है। समुद्री यातायात के ये साधन हमारे निर्यात एवं आयात के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। विदेशी व्यापार का ये मुख्य साधन है, परंतु यातायात का ये साधन बड़ा सुस्त है और बहुत से सामान की रास्ते में ही खराब हो जाने की संभावना रहती है। वायु यातायात का सबसे तेज साधन है और पहाड़ी इलाकों में ये सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है, परंतु यातायात का यह साधन एक तो बहुत महंगा है और दूसरा ये खतरनाक भी है। एक्सप्रेस राष्ट्रीय महामार्गों का विकास क्यों कर दिया गया है? कोई 3 कारण बताइए। तो एक्सप्रेस राष्ट्रीय महामार्ग है का आयोजन देश में तीव्रगामी परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया है। ये राष्ट्रीय महामार्ग 4 से 6 लेनों वाले होंगे। इन एक्सप्रेस राष्ट्रीय महामार्गों का नाम कुछ इस प्रकार है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, यह एक्सप्रेस राष्ट्रीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में मिलाता है। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर होगी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो आपस में इन सब जगहों को जोड़ेगा। पूर्व पश्चिम गलियारा यह पूर्व से सिलचर असम को पश्चिम से पोरबंदर गुजरात में मिलाएगा। मार्ग में गुवाहाटी, पूर्णिया, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, झांसी, उदयपुर, पालनपुर, राजकोट आदि नगर आएंगे और अंत में यह पोरबंदर पहुंचेगा। तो इस प्रकार ये पूरा हमारी आज वीडियो खत्म होती है। तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।